नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद विराज एज ए फैकल्टी ऑफ हिंदी के रूप में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज दोस्तों बात करेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। दोस्तों बात करते हैं भाषा किस धातु से बनी है, भाषा किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपके भाषा ये 5 धातु से बनी है। दोस्तों धातु शब्द आपके मूल विषय का है। आपके मूल विषय कौन सी दोस्तों? आपके मूल विषय कौन सी दोस्तों? संस्कृत। कौन सी दोस्तों? संस्कृत। और धातु को दोस्तों हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। बात आती है भाष के शाब्दिक अर्थ की। इसके शाब्दिक बात आती है शाब्दिक अर्थ की। तो भाषा दोस्तों एक दूसरे के बीच में विचार विनिमय करना, विचार को प्रकट करना भाषा कहलाती है। तो इसके शाब्दिक अर्थ को दोस्तों कह सकते हैं विचार प्रकट करना भाषा कहलाती है। विचार प्रकट करना। इसकी परिभाषा के रूप में दोस्तों हम कह सकते हैं एक व्यक्ति, एक समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह के मध्य जिस साधन या माध्यम से विचार विनिमय होता है उसे दोस्तों भाषा कहते हैं। जिस साधन या माध्यम से विचार विनिमय होता है दोस्तों, विचार विनिमय होता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों बात करें तो भाषा मानव के विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित रूप को भाषा कहते हैं। मानव के लिखित या मौखिक माध्यम को भाषा कहते हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों मौखिक एवं लिखित माध्यम को, मौखिक एवं लिखित माध्यम को भाषा कहते हैं। माध्यम या साधन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भाषा का विकास कैसे हुआ। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसकी विशेषता के रूप में देखिए दोस्तों, विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। दोस्तों भाषा जन्म से कोई सीख के नहीं आती है, ये ग्रहण की जाती है। तो आप इसकी विशेषता के रूप में कह सकते हैं भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा दोस्तों क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। भाषा अपने परिवार से बढ़कर सामाजिक माहौल तक जाती है, इसलिए भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता है, ये दोस्तों निरंतर बदलती रहती है। इसका कोई फिक्स स्वरूप नहीं है। तो इसे आप कह सकते हैं भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है दोस्तों। क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। क्यों? एक कहावत भी आप प्रचलित है कि हर 5 कोश पर पानी और वाणी दोनों बदल जाती हैं। मतलब इसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता दोस्तों, इसका स्थायी स्वरूप नहीं होता। लेकिन दोस्तों इसका भाषा का एक मानक रूप जरूर होता है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं इसका एक मानक रूप होता है। जैसे मैं बात करूं आपके हिंदी वर्णमाला अ की, तो इसका एक निश्चित रूप है दोस्तों, इसका एक मानक रूप है। आगे बात आती है सर भाषा कैसी है। तो दोस्तों भाषा कठिन से सरल है। भाषा कठिन से सरल है।
सर कठिन से सरल कैसी हुई? यदि बात करूँ, मुझे हिंदी सरल लगती है लेकिन इंग्लिश टफ लग रही है। लेकिन जिस तरह मैं इंग्लिश सीख लूँगा तो इंग्लिश धीरे धीरे मेरे लिए सरल हो जाएगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि भाषा, जिस चीज़ को हम अनजान थे उसको ग्रहण करने के बाद जानकार हुए उसके, यानी भाषा को हम कठिन से सरल कर दी, यानी भाषा का विकास कठिन से सरल होता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, अधिकांश किताबों में आपको भाषा के दो ही प्रकार मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ तीन प्रकारों के बारे में बात करूंगा। देखिए आपके तीन प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। भाषा के प्रकार, भाषा के मुख्य तो दोस्तों तीन प्रकार हैं। नंबर 1 मौखिक, दूसरा है दोस्तों आपका लिखित, और आपका तीसरा प्रकार है दोस्तों यह है सांकेतिक। अधिकांश किताबों में दोस्तों दो ही प्रकारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन मैं आपको पूरा निचोड़ निकाल के यहाँ एक ही मंच पर एक ही जगह इसके मटेरियल को इकट्ठा कर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं प्रत्येक आपके अनसुए पहलू को यहाँ बताऊँ। ये बात आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले आप तक पहुँच जाए। तो शुरू बात करते हैं दोस्तों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं मौखिक भाषा। मानव विचार विनिमय बोलकर या सुनकर करता है। मानव भाषा के जिस रूप से मानव बोलकर सुनकर अपने विचार विनिमय करता है दोस्तों, मौखिक भाषा कहलाती है। सुनकर या बोलकर अपने विचार विनिमय भाव को प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। दोस्तों लिखित भाषा की बात करें तो लिखित भाषा मानव पढ़कर या लिखकर जिस साधन से पढ़कर या लिखकर अपने भाव, अपने विचार को प्रकट करते हैं, विचार विनिमय करते हैं दोस्तों, लिखित भाषा कहलाती है। यानी पढ़कर लिखकर अपने विचार विनिमय करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। सुनकर बोलकर विचार प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। पढ़कर लिखकर विचार प्रकट करते हैं दोस्तों, लिखित भाषा कहलाती है। तो रही इस बात सांकेतिक की, तो दोस्तों सांकेतिक क्या है? आपने देखा होगा सड़क के किनारे इशारे संकेत के चिन्ह मिलते हैं। ट्रैफिक पुलिस सड़क पर साधन को रोकने या जाने के लिए संकेत देती है। ये आपके सांकेतिक माने जाएंगे दोस्तों, संकेत या इशारे। सर बात करें लिखित भाषा के उदाहरण में आप क्या लिखित भाषा के उदाहरण के रूप में देखोगे तो आपके दोस्तों आपके समाचार पत्र लिखित भाषा का उदाहरण होगा। समाचार पत्र पढ़कर और लिखकर दोनों हो सकते हैं, लिखित भाषा का उदाहरण है। आपकी पत्रिकाएं लिखित भाषा का उदाहरण दोस्तों। आपकी पाठ्य पुस्तकें लिखित भाषा का उदाहरण है। इसी तरह दोस्तों बात करें सांकेतिक, तो सर सांकेतिक क्या है? सीढ़ियां का छेड़छाना सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। कुएं में पत्थर फेंकना जिसके बाद जो आवाज आती है सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। गाड़ी का हॉर्न बजना दोस्तों सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। चिड़िया का छेड़छाना सांकेतिक भाषा का उदाहरण है।
कई बार हम बात करते हैं तो हम इशारों में ही बात कर लेते हैं। अब बात आती है दोस्तों, सबसे सरल भाषा कौन सी और सबसे कठिन भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे सरल भाषा है आपकी मौखिक भाषा, सबसे सरल भाषा। और सबसे कठिन भाषा है दोस्तों, वो है आपकी मौखिक भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? मौखिक भाषा। और बात रही सर ये लिखित भाषा क्या है, तो दोस्तों लिखित भाषा दोनों का मिश्रण है। क्या है दोस्तों? मिश्रण। मतलब ये सरल भी है और कठिन भी। अब बात करते सर मौखिक सरल है तो क्यों, सांकेतिक कठिन है तो क्यों, सांकेतिक कठिन है तो क्यों। दोस्तों मौखिक इसलिए सरल है कि जब व्यक्ति ध्वनि को उच्चारित करता है तो सुनने वाला उसके अर्थ को सीधा ग्रहण करता है, इसीलिए इसको सरल माना गया है। और सांकेतिक को कठिन इसलिए माना गया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक संकेत को नहीं समझ सकता है। जैसे हम कभी बात करते हैं तो हूँ, हाँ, हैं, इस प्रकार की कई बातों में इशारे करते हैं आंखों से, हाथों से, जो हम समझ नहीं पाता प्रत्येक व्यक्ति, यानी यह इसको कठिन माना है। सर लिखित सरल और कठिन दोनों कैसे हैं? मुझे हिंदी आ रही है, मेरे लिए सरल है, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, मेरे लिए कठिन है। लेकिन मैं इंग्लिश को अब सीख लूंगा, अब मेरे लिए वो सरल हो जाएगी, है नहीं? मेरे लिए सरल भी पहले कठिन थी लेकिन अब सरल हो गई है। मुझे गुजराती नहीं आ रही है, मेरे लिए कठिन है। मुझे राजस्थान आ रही है, मेरे लिए सरल है। लेकिन मैं जिस तरह गुजराती सीख लूंगा मेरे लिए वो सरल हो जाएगी दोस्तों। यानी आपका लिखित रूप सरल भी है दोस्तों और कठिन भी है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों हिंदी भाषा क्या है। बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, आपको ध्यान होगा दोस्तों, जगत जननी भाषा संस्कृत को मानी गई है। जगत जननी भाषा संस्कृत को मानी गई। जगत जननी भाषा किससे मानी गई है दोस्तों? संस्कृत के। और इसके दो रूप है आपके दोस्तों, वैदिक और लौकिक। वैदिक और लौकिक। वैदिक और लौकिक। वैदिक भाषा दोस्तों आपके वेद और उपनिषद में लिखी गई है। वेद और उपनिषद में ये कठिन भाषा थी, इसलिए यहाँ तक सीमित हो गई है। लेकिन लौकिक भाषा सरल थी, इसलिए ये लोक प्रचलित में आ गई, यानी जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों लौकिक। और इसी भाषा लौकिक भाषा में ही, इसी भाषा में दोस्तों आपके रामायण और महाभारत ग्रंथ की रचना हुई थी। रामायण और महाभारत ग्रंथ की रचना हुई थी। बात करते सर लौकिक भाषा से किस भाषा का निर्माण हुआ, तो लौकिक भाषा से आपकी पाली भाषा का निर्माण हुआ। पाली भाषा का निर्माण हुआ दोस्तों, जो आपके बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है और पाली से भाषा निकली, जिसे दोस्तों प्राकृत भाषा कहते हैं। ये दोस्तों जैन समाज की, जैन धर्म की भाषा मानी जाती है। जैन धर्म की भाषा मानी जाती है दोस्तों, और इसे बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं। इसे दोस्तों बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं क्योंकि इसमें प्राकृत भाषा में धीरे धीरे शब्दों का तोड़ होने लगा। जैसे मैं उदाहरण के रूप में यदि बात करूं, किसी का नाम रामेश्वर था, रामेश्वर, तो उसने हमें रामेश्वर न बोल के उसे रामेश्वर ही बोल दिया, यानी उसका आधा अक्षर हमने खा लिया। वह हमने उसके सीधा श का प्रयोग कर उसके स्वर नाम का करने लगे। रामेश्वर को रामेश्वर ही कहने लगे,
ठीक है दोस्तों। और प्राकृत भाषा से दूसरी भाषा का निर्माण हुआ दोस्तों, वो आपके अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। कौन सी भाषा का निर्माण हुआ? अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ दोस्तों। और इसी का एक प्रकार माना जाता है, उस प्रकार का दोस्तों नाम है शौर सैनिक। और आपके हिंदी की देन दोस्तों, आपके हिंदी की देन ये शौर नहीं मानी जाती। लेकिन दोस्तों आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए, आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाए दोस्तों संस्कृत, प्राकृत, आपकी अपभ्रंश और शौर सैनिक। वैसे दोनों अपनी अपनी जगह सभी सही हैं, तीनों सही हैं, लेकिन प्रश्न किस हिसाब से आता है उसके हिसाब से इसका उत्तर माना जाएगा। यदि आपको दोस्तों ऑप्शन में शौर सैनिक दे दिया जाए तो ये आपका उत्तर सही होगा, और यदि आपके ऑप्शन में यह नहीं है तो आपका अपभ्रंश सही होगा। और यदि अपभ्रंश और शौर सैनिक दोनों आपके ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो आपका संस्कृत सही माना जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि प्रश्न क्या पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो भाषा का क्या उल्लेख है, तो देखिए संविधान में दोस्तों भाषा को संविधान में क्या महत्व दिया गया, बात करते हैं दोस्तों तो 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची दोस्तों? अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा का उल्लेख किया गया और 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उनमें से आपकी एक हिंदी भी एक है। इसके अलावा दोस्तों संविधान के भाग 17 में दोस्तों इस हिंदी को राजभाषा का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान में 343 से लेकर 343 से लेकर 351 तक दोस्तों आपके इस हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। और इसे राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, राजभाषा का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? तो इसे 14 सितंबर 1949 को दोस्तों कब दिया गया? लिख लो, नोट कर लो दोस्तों। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं अगला टॉपिक व्याकरण के बारे में लेके आने वाला हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद। मैंने ये भाषा आज कवर हो गया, कल हम व्याकरण के बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद।